तो सबसे पहला जो इसके अंदर खगोलीय पिंड है वो कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा का अगर आप रात्रि को प्रतिदिन प्रेक्षण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हर दिन उसका आकार में या तो बढ़ोतरी होगी या घटेगा। आप देखेंगे कि कुछ समय तो आपको दिखेगा उसके जो कलाएं हैं वो आपको दिन प्रतिदिन बदलती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस तरीके से एक पूर्णिमा से आप कोई काम करना है, ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपने नोटबुक में हर रात्रि को एक चंद्रमा का आपको रूपरेखा खींचनी है, मतलब उसका आपको ड्रॉ करना है कि वो जो है उसका उसका आकार किस प्रकार से बदलता है। जैसे आज मान लीजिए कल पूर्णिमा की, आज एकम है, तो आप आज अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा तो उसकी आकृति में लगातार क्या परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए कभी कभी ऐसे भी दिन आते हैं जब चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, और कभी ऐसा भी दिन आता है जब चंद्रमा आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो जिस दिन आपको चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में दिखाएगा, यानी पूर्ण चक्र के रूप में, गोल चक्र के रूप में चमकता हुआ दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है? वो जो दिन है उसी को अपन बोलते हैं पूर्णिमा। इसके बाद में आप देखिए धीरे धीरे एकम, दूसरी, चौथ, पंच जैसे आती है, वैसे करके 15 दिन तक वो जो चंद्रमा है उसका आकार आपको घटता हुआ दिखाई देगा। और 15वें दिन आपको चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, जिस दिन को हम वापस क्या बोलते हैं? अमावस्या। क्या बोलते हैं? और अमावस्या के बाद में आप देखेंगे कि फिर से चंद्रमा जो है उसका आकार की कलाएं क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो अमावस्या के बाद में जब एकम आती है, जब एक छोटा सा आपको भाग चंद्रमा का दिखाई देगा, उसे बोलते हैं बाल चंद्रमा। क्या बोलते हैं? इसके पश्चात हर दिन चंद्रमा बड़ा होगा और 15वें दिन फिर से आपको चंद्रमा का पूरा दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कलाएं हैं वो एक महीने में आप देखोगे कि 15 दिन तो घटती है और 15 दिन ही क्या होती है? बढ़ती है। तो वो 15 दिन जब बढ़ती है तो अंतिम में क्या आएगा? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद में फिर से वो घटती है, घटती है, घटती है, और फिर क्या आ जाता है? वापस अमावस्या आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि है ये लगभग 29 दिन से अधिक होती है, यानी एक महीना इसके अंदर लग जाता है। और बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह या अपन एक महीना कहते हैं। जो हमारे जो भारतीय कैलेंडर है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, चंद्रमा की कलाओं पर। चंद्रमा की जिसमें अपन पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक महीने के जो 15 दिन होते हैं उसके शुक्ल पक्ष है जिसके अंदर चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही है। और अमावस्या के बाद में आता है कौन सा? पूर्णिमा के बाद में कौन सा आता है? वापस कृष्ण पक्ष आता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं घटती है, और लास्ट जो होता है उसका क्या होता है? अमावस्या आ जाती है। और भारत में लगभग सभी पर्वों को हम चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही मनाते हैं। जैसे दिवाली को अपन ने अमावस्या पर मनाया, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती भी किस पर मनती है? पूर्णिमा पर। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बनेगी। ठीक है, बाल चंद्र शुक्ल पक्ष के प्रथम होती है एकम, और इसके अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। तो आप देखिए अब बात ये आती है कि चंद्रमा में आखिर अपनी आकृति में ये प्रतिदिन परिवर्तन क्यों होता है? इसका क्या कारण होता है? तो इसके कारण को अगर अपन समझेंगे तो आप देखिए कि चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि सूर्य ये क्या है? सूर्य। और जो चंद्रमा है वो प्रकाश किससे प्राप्त कर रहा है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर रहा है। यानी ये जो लाइट है वो जब इस चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ेगा वो इससे टकराता है और परावर्तित हो जाए। परावर्तित का मतलब ये प्रकाश टकरा कर आता है पृथ्वी पर। किस पर आ रहा है? पृथ्वी पर आएगा। अब देखिए आपको जिस भाग में आपको जहां पर जिस भाग से ये प्रकाश परावर्तित होकर आएगा, जितने भाग से ये प्रकाश परावर्तित होगा उतना चंद्रमा का भाग अपन को रात को ये क्या दिखेगा? वर्धित दिखेगा, उतना पार्ट आपको दिखेगा। पर थोड़ा सा भाग से परावर्तित हो रहा है तो उस समय थोड़ा ही दिखेगा। और जिस स्थिति के अंदर ये पूरा का पूरा आधा भाग आपको पूरा का पूरा प्रकाश को परावर्तित करेगा, उस दिन आपको ये चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं चंद्रमा तथा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। ठीक है, और जिस दिन ये जो चंद्रमा है ये बिल्कुल ये घूमता हुआ इस तरफ आ जाएगा, सूर्य के पास सामने की
तरफ आ जाएगा तो उस समय ये अपन को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उस समय जो है इसमें परावर्तित भाग हमारे आंखों में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें कई तरह के आपको जो है दिए हुए हैं, ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। इसके बाद में आप देखो, ये भी आपको एक चित्र दिया और चंद्रमा की स्थितियां दी हुई है आपको कि किस दिन चंद्रमा जो जिस तरीके से पृथ्वी पर आपके घूर्णन कर रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, ठीक है, यहाँ पर अपन सपोज कर दे व्यक्ति को मान लेते हैं। अगर ये चंद्रमा आपके यहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर है? देखिए सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो परावर्तित प्रकाश तो इस भाग पर पड़ेगा, तो हमारी आंखों में तो कोई प्रकाश आना नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर ये हो गया पूर्ण अमावस्या वाला भाग। कौन सा हो गया? अब देखिए, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चंद्रमा घूम रहा है तो जितना भाग अपन को परावर्तित होकर दिखेगा उतना अंश अपन को इसका दिखाई देगा। ठीक है, धीरे धीरे करते आप देखिए बिल्कुल ये जो स्थिति आ गई, इस स्थिति के अंदर आप देखो ये पूरा का पूरा जो सूर्य का प्रकाश है वो परावर्तित यहाँ पर हो जाएगा। तो इस स्थिति में ये पूर्ण चंद्रमा आपको दिखाई देगा, जिसको अपन पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात है? यहाँ से ये यहाँ तक, और फिर धीरे धीरे वापस जो है इसका पार्टी कटना शुरू हो जाएगा। तो आपको पहले 15 दिन तो क्या होंगे हमारे, अमावस्या से क्या आई? पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा से क्या आती है? अमावस्या। अब देखिए एक्चुअली इसका कारण क्या है कि चंद्रमा जो है वो किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की, और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करता है। अब आगे आप देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। वो जब एक चंद्रमा जो है वो दो तरीके से गति कर रहा है, एक तो पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है और दूसरा उसकी क्या हो रही? घूर्णन गति भी हो रही। अगर चंद्रमा के पृष्ठ की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा भी कैसा है, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पर पृथ्वी की सतह है जिसके ऊपर पहाड़ है, जमीन है वगैरह है, उसी तरीके से चंद्रमा पर अगर हम जाके देखेंगे तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। चंद्रमा का जो पृष्ठ है वो धूल भरा है। बहुत सारे जब अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां पर जाके देखा तो वहां पर ऊंचे पर्वत भी है, जमीन भी है, और यहाँ देखिए ये बिल्कुल आपको चंद्रमा की सतह बताई हुई है। जब ये जो अंतरिक्ष यात्री वो चंद्रमा पर गया हुआ है, चंद्रमा पर भी ऐसी ही जमीन है जैसी हमारे यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर ना तो वायुमंडल है और ना ही जल है। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल और जल है, वैसे चंद्रमा पर ना तो जल है ना वायुमंडल है, इसलिए वहां पर किसी प्रकार की जीवन की संभावना नहीं है। देखिए याद रखिएगा कि जीवन की संभावना, जीव जंतु वहीं पर पाए जाएंगे जहां पर हवा हो और जहां पानी हो, लेकिन चंद्रमा पर न तो हवा है न पानी, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकता है? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, जब ध्वनि वाला पाठ पढ़ा था, कि किसी भी ध्वनि के संचरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर बिना माध्यम है ही नहीं तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो अगर हम लोग चंद्रमा पर चले जाएंगे तो चंद्रमा पर तो वायु भी नहीं, हवा नहीं, तो दो व्यक्तियों के बीच में जब माध्यम ही नहीं है, हवा ही नहीं है, तो वो एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा पर अपन को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। देखिए अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से गए थे? सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो 21 जुलाई 1969 को गए थे, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो सबसे पहले चंद्रमा पर उन्होंने अपने कदम रखे। और उनके बाद में गए थे एडविन एल्ड्रिन। तो ये नाम आपको याद रखना है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर जाने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब गए थे? ये 21 जुलाई 1969 को। अब देखिए, अब बात आती तारों की। चंद्रमा के बारे में अपन ने पढ़ लिया, चंद्रमा की स्थितियों के बारे में, कलाओं के बारे में। ठीक है, उसके भौतिक जो उसका स्वरूप कैसा है, पृष्ठ कैसा है, चंद्रमा पर कौन से अंतरिक्ष यात्री वो सबसे पहले गए थे। इसके बाद में देखिए तारे। तारे की बात करें, चंद्रमा के अलावा अपन को आकाश में और क्या क्या दिखता है? तो असंख्य तारे अपन को वहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले होते हैं?
तो अपन देखेंगे कि सभी तारे जो है वो एक जैसे नहीं है, किसी कोई तो बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कम चमकीले अपन को दिखाई देंगे। वास्तव में तारे क्या होते हैं, अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये सूर्य से प्रकाश नहीं लेते, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। और सूर्य जो है वो भी एक तारा है, सूर्य स्वयं जो है वो भी एक क्या स्टार है। लेकिन सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखता है, उसका कारण है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के ज्यादा समीप है, ठीक है ना। और जो वस्तु हमारे से बहुत ज्यादा दूर होगी वो अपन को उतनी छोटी दिखाई देगी। तो जो दूसरे तारे हैं वो अपने से बहुत ज्यादा, पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी दूरी को अपन माप भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अपन को बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? जबकि दूसरा जो तारा है, अब उसकी आपको देखिए ये दूरी दी हुई है। तो सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद में, वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है? जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग, अब इसको अगर अपन मापेंगे तो ये कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, और उससे भी यानी आप मान लीजिए 400 खरब किलोमीटर दूर है। लेकिन इतनी सारी जो लंबी दूरी, अगर इससे भी ज्यादा हो तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसको मापने के लिए एक नया मात्रक का उपयोग किया जाता है। इतनी जो लंबी दूरियां होती है उनको मापने के लिए एक मात्रक यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष। कौन सा है? ये याद रखना कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, दूरी को मापने का ये बड़ा मात्रक है, ये याद रखना। आप ये मत कहना कि प्रकाश को लाइट को मापने का, नहीं। प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने का। और किसकी दूरी? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी। जो आकाशीय पिंड है, तारे और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उनको मापने, क्योंकि वो इतनी ज्यादा दूरी होती है कि हम लोग ऐसे जीरो जीरो लगा के अगर उनकी गणना करेंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ी पड़ जाएगी। तो एक जो प्रकाश वर्ष होता है, एक आपको ये चीज नोट करने, सर्च करनी है कि एक जो लाइट ईयर है, एक प्रकाश वर्ष कितना? एक जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर LY में लिख रही हूं, इसके अंदर कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये आपको नेट से सर्च करना है और मेरे को आप लोग जो है मैसेज करके बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो आपको ये याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। और ये किसकी दूरियां ऐसे ज्ञात की जाती है? जो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियां हैं वो इससे अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? देखिए, दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, लेकिन ये अपन को दिखाई नहीं देते उस समय, क्योंकि उस समय सूर्य का जो प्रकाश है वो बहुत ज्यादा होता है। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। एक्चुअली क्या है, ये देखिए क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, तारों का प्रकाश हमारे तक पहुंचने में वर्षों का समय नहीं लेता है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि प्रकाश की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है। तो कुछ ही समय के अंदर जो प्रकाश है वो अपन को वो दिखाई दे जाएगा, ठीक है, बहुत ही कुछ मिनटों के अंदर। तो जैसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी 8 प्रकाश मिनट है, यानी आपको ये समझ लीजिए कि प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। अब देखिए, तारे को अगर हम रात्रि में तारों की स्थिति को देखेंगे तो अगर उसकी गति को प्रेक्षित करें तो आप देखना कि तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम के। अब वास्तव में तारे गति नहीं करते हैं। होता क्या है कि इस चीज को समझना, मान लीजिए कि ये कोई स्टार है यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। आपने कभी ट्रेन के अंदर जाते हुए देखा होगा कि जब ट्रेन आगे जा रही होती है
तो वास्तव में जो बस में या ट्रेन में हम लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन आगे जाती है तो वहां पर जो जमीन है वो आपको पीछे जाती हुई दिखाई देती है, ये चीजें आपने देखी होगी। अब वास्तव में जमीन चलती नहीं है, होता क्या है कि जब हम लोग चल रहे होते हैं तो बाकी जो वस्तुएं आपको खिड़की में दिख रही है वो लग रहा है कि वो सब क्या जा रही, पीछे की ओर भाग रही। तो यही चीज होती है कि जब हम लोग, ये जो तारा है वास्तव में स्टार गति नहीं करे, गति कौन कर रहा है, गति हमारी पृथ्वी कर रही है। पृथ्वी कैसे जाती है, पृथ्वी गति करती है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी घूम रही है तो आपको जो वस्तु है वो, जो स्टार है वो कहाँ दिखेंगे, पीछे की ओर, वो लगेंगे जैसे वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, जो हमारी पृथ्वी है वो करती है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो अपन को जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वास्तव में तारे गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी से देख रहे हैं क्योंकि पृथ्वी जिस एंगल से गति कर रही है दूसरी वस्तु आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी, इसलिए उनकी जो स्थिति है वो आपको लगेगा कि वे पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते तो इसका अर्थ क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है कि पृथ्वी जो है वो सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। कौन सी दिशा में घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। एक तारा आपके ऐसा है, वो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, जहां पर हमारा अक्ष है पृथ्वी का, मतलब अक्ष है जो इसके बीचों बीच, इसके जस्ट ऊपर की ओर ध्रुव तारा स्थित है। इसलिए ध्रुव तारा आपको हमेशा स्थिर दिखाई देगा। उसका रीजन देखिए क्या है, जैसे आप छतरी ले लीजिए, उसके चारों ओर आप लोग स्टार आपने बना दिए और एक स्टार आपने बिल्कुल बीचों बीच बनाया। अब अगर आप उसको घुमाएंगे और देखेंगे तो आप देखेंगे बाकी तो स्टार्स जितने भी है वो आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये बीच वाला जो स्टार है वो आपको उसी जगह स्थिर दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये अक्ष के ऊपर है, अक्ष के साथ साथ घूम रहा है। तो बस सेम रीजन होता है कि इसलिए जो ध्रुव तारा है वो आपको कभी भी गति करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर चंद्रमा के बारे में, सौर मंडल के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में और तारों के बारे में अध्ययन किया। आगे हम तारामंडल के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार के ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।